हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नरसिंह वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपसे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या डिटेल से बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की भी पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर जितने भी नॉर्सेट मेंस को टारगेट करते हुए, उसके बाद में बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होने वाला है 19 तारीख को, उसको टारगेट करते हुए, साथ में सीएचओ एनएचएम जितने भी ऑलमोस्ट नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो मैंने ये एक पूरा सेशन बनाया है, जिसके अंदर टोटल एप्लीकेबल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सेम पैटर्न रहने वाला है नॉर्सेट जो 10 का मेन एग्जाम होने वाला है उसके अंदर। तो उसके अंदर किस तरीके के आपके पीडियाट्रिक से क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना रहती है, तो उन सभी क्वेश्चनों को इस पूरे सेशन के अंदर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये लो जी, पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसके अंदर कि पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ए फैमिली हैज डिसाइड, एक फैमिली ने डिसाइड कर लिया। भाई क्या डिसाइड कर लिया है कि तो विद होल्ड यानी रोक दी जाए किसको भैया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर जितनी भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर जितनी भी है उसको क्या कर दिया जाए, विद होल्ड कर दिया जाए। ये बात फैमिली ने डिसाइड कर ली है, ठीक है। केयर दे रहे हैं ऑफ सीवियर एबनॉर्मलिटीज है, बिल्कुल सीवियर एबनॉर्मलिटीज है। शुड द नर्स इंटरप्रेट डिसीजन, बताओ भाई। उसकी फैमिली है, एक बच्चा है, एक बच्चे की फैमिली है, उसने डिसाइड कर लिया है भी एक बच्चा है जिसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है सर, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है। तो उसके घर वालों ने ये डिसाइड कर लिया है भी उसको मतलब किसी भी प्रकार से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मतलब वेंटिलेशन कुछ किसी भी प्रकार का कहीं लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ऐसा घर वाले उनके क्या चाह रहे हैं भाई, ऐसा क्या चाह रहे हैं ये पूछा गया है। तो नर्स इसके अंदर क्या इंटरप्रेटेड डिसीजन लेगी, नर्स का क्या डिसीजन होगा। तो आपका ऑप्शन ए है द न्यू बोर्न हैज नो राइट, उस बच्चे के पास कोई भी जीने का अधिकार नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका है इट इज द सेम एज यूथेनेसिया, ये सेम मर्सी किलिंग या यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की तरह है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आपको इंजेक्शन देके ओवरडोज देके पेशेंट को मार देते हो। पैसिव का मतलब कोई पेशेंट है उसके ऑक्सीजन लगी हटा दिया, पेशेंट मर गया, उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। बी ऑप्शन ये था। सी ऑप्शन है इट इज ए इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये जो क्या है इलीगल है, बिल्कुल इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, लीगल नहीं है। डी ऑप्शन है द न्यू बोर्न हैज बीन टू अलाउ टू डाई, इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, ये पूछा जा रहा है बच्चे से। तो क्या किया जाए बच्चे के साथ में बताओ। जिक्र करेंगे हम, किसका जिक्र करने वाले हैं इस पूरे सेशन के अंदर। पहला क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन था भी उस बच्चे के पास जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं, पहला गलत है भी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास, दूसरा ऑप्शन ये था भी इस बच्चे को क्या यूथेनेसिया की तरह नहीं होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। तो ये दोनों ही बात गलत है, ये भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं रहने वाला है, ये भी ठीक नहीं रहने वाला है। इट इज इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तो ये इलीगल नहीं है, ये लीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, तो ये भी सी गलत है बिल्कुल। डी ऑप्शन आपका है द न्यू बोर्न हैज बीन दी न्यू बोर्न हैज बीन अलाउड टू डाई, इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये क्या है, लीगल है। उसके माता पिता को, उसके पेरेंट्स को ये अधिकार है भी, ये बोल सकते हैं भी हमारे बच्चे को मार दिया जाए इसको, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर है वो जितनी भी क्या करवा रहे हैं, स्टॉप करवा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन डी ठीक होने वाला है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो कैसा लगा पहला क्वेश्चन, एप्लीकेबल क्वेश्चन जितने भी जिक्र करने वाला हूं इस सेशन के अंदर, सारे नॉर्सेट मेंस को टारगेट करते हुए क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको ये दिखाया जा रहा है, ये नन्ना मुन्ना राहित देश का जो सिपाही है, इसके अंदर द रिफ्लेक्स अपीयर्स, एक रिफ्लेक्स होता है, एक रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, मोरो रिफ्लेक्स होता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता है, और बहुत सारे रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। एक माइलस्टोन भी आपके लिए मोर इंपोर्टेंट है फॉर नॉर्सेट 10 मेन एग्जाम के लिए। माइलस्टोन के अंदर जैसे बहुत सारे माइलस्टोन है, ऑलमोस्ट सारे जो माइलस्टोन है वो आपको पढ़कर जानी है, इमेज आपको देखकर जानी है, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, द रिफ्लेक्स अपीयर टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ एज, ये जो रिफ्लेक्स है, पहले तो इस रिफ्लेक्स का नाम क्या है, तो इस रिफ्लेक्स का नाम है रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है ये, रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ, जब बच्चे के कॉर्नर ऑफ द माउथ को जब टच किया जाता है तो बच्चा क्या करता है, उस साइड फेस को मूव करता है। उसी तरीके से जैसे मैं अब अगर बच्चे को इस तरीके से, मतलब बच्चा ऐसे सो रहा है, अगर उसको रूटिंग रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं, अगर बच्चे के कॉर्नर ऑफ द माउथ के टच किया जाता है तो बच्चा इस तरीके से क्या करता है, अपने फेस को मूव करता है, मतलब रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स कौन सा रिफ्लेक्स है ये, रूटिंग रिफ्लेक्स। अब ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है सर, ये डिसअपीयर कब होता है, ये तो अपीयर की बात हो रही है, लेकिन डिसअपीयर एक होता, अपीयर मतलब कब आता है बच्चे के अंदर, डिसअपीयर कब होता है, तो 3 से 4 मंथ के बाद में ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। क्लियर, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है 12 वीक में
अपीयर होता है, बी ऑप्शन है 24 वीक पे अपीयर होता है, सी ऑप्शन है 28 वीक पे अपीयर होता है, डी ऑप्शन है 32 वीक पे क्या है अपीयर होता है या देखने को मिलता है। तो भाई 12 वीक तो ये तो ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड होता है, 0 से लेके 12 वीक का जो बच्चे के अंदर होता है वो कौन सा होता है भी, ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड होता है, मतलब इसके अंदर बच्चे के क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। तो ये तो पीरियड नहीं होता है। 12 वीक पे कहां से आ जाएगा, ये रिफ्लेक्स अपीयर नहीं होगा। 24 वीक पे भी ये जो है 24 वीक पे भी ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है ये अपीयर नहीं होता है। तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है 28 वीक पे ये रिफ्लेक्स है जो अपीयर होता है। नहीं, जब ये बच्चा 22 वीक का हो जाता है, 32 वीक का हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, ये जो रिफ्लेक्स है वो बच्चे के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, अपीयर हो जाता है जब बच्चा माँ के वुम्ब के अंदर होता है। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं, आगे देखो। अब ये है रूटिंग रिफ्लेक्स। तो रूटिंग रिफ्लेक्स किसके अंदर हेल्प करता है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, किसके अंदर, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है उस कंडीशन के अंदर क्या है हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट जो मिल्क होता है, मिल्क की बात करूं मैं, मिल्क के अंदर क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन IgA पाई जाती है, प्रोटीन 7.1 ग्राम पाया जाता है, प्रोटीन 7.1 ग्राम पाया जाता है। मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान CHO के रिगार्डिंग, ये बहुत पूछा जाता है। IgA पाई जाती है, बिल्कुल पाया जाता है। मिल्क के अंदर, मिल्क को कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। एक मेच्योर मिल्क होता है, एक भाई मेच्योर मिल्क होता है, एक हिंड मिल्क होता है, एक होता है फोर मिल्क होता है। फोर मिल्क क्या करता है, हिंड मिल्क बच्चे की हंगर, बच्चे को जो प्यास लगती है उसको शांत करता है, और फोर जो मिल्क होता है वो थ्रस्ट यानी बच्चे की प्यास को शांत करता है। प्यास, समझ गए। ये सारी कहानी किसकी रहती है, बी, इसका जो डी ऑप्शन है वो एग्जैक्ट राइट रहने वाला है। और जो बच्चा जब क्या है प्री मेच्योर बेबी होता है या 34 वीक से कम का बच्चा होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैलेडी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पैलेडी के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। पैलेडी का मतलब होता है एक छोटी टुचकी वाली जो कटोरी होती है, उसके द्वारा बच्चे को क्या है ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है। आपने देखा होगा एक छोटी पैलेडी बोलते हैं उसको, जिसके द्वारा बच्चे को क्या किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है अगर बच्चा प्री मेच्योर होता है उस कंडीशन के अंदर। क्लियर यहां तक, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। ये लो भी एक बार फिर बच्चा दोबारा आता है। जो इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, इमेज बेस्ड के अंदर जितने भी रिफ्लेक्स हैं उनसे मोर इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है टोनिक नेक रिफ्लेक्स और मोरो रिफ्लेक्स, दो होते हैं। ये जो मैंने इमेज दिखाई है, जब ये क्या है टोनिक नेक रिफ्लेक्स की है, किसके भी, इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, यानी जिस तरीके से बच्चे की नेक है उसी साइड उसका क्या है रिफ्लेक्स है, टोनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। टोनिक नेक रिफ्लेक्स की ये इमेज है, ठीक है सर। अब बताओ इसके अंदर एक होता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स को क्या है, मोरो रिफ्लेक्स मोर इंपोर्टेंट। मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर कब होता है, बच्चे के अंदर मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो डिसअपीयर होता है 6 मंथ पर। कब डिसअपीयर होता है, 6 मंथ पर डिसअपीयर होता है सर। इसके अंदर क्या होता है, जब बच्चे को आप क्या है रोटेट, मतलब जब बच्चा आपकी गोद के अंदर होता है, आप हाथ को इस तरीके से हटाते तो बच्चा एबडक्शन एडक्शन एंड क्राई करता है। बच्चा एबडक्शन एडक्शन एंड क्या करता है, क्राई करता है। तीनों काम एक साथ करता है, मतलब वो क्या है मोरो रिफ्लेक्स है। कब डिसअपीयर होता है, 6 मंथ पर होता है। CHO के लिए मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोरो रिफ्लेक्स से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये जो मैंने इमेज दिखाई है ये किसकी इमेज है, ये टोनिक नेक रिफ्लेक्स की है। कौन सी रिफ्लेक्स की है, टोनिक जो नेक रिफ्लेक्स होता है बच्चे के अंदर, इसकी इमेज देखने को मिलती है। तो मजा आया, बहुत मजा आ रहा है सर। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर तो बागम बाग हो जाओ एकदम, क्योंकि नोट सेट के अंदर जो पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे बेबिंस्की से, मोरो रिफ्लेक्स से, टोनिक नेक रिफ्लेक्स से, रूटिंग रिफ्लेक्स से, बहुत सारे रिफ्लेक्स हैं जो मोर इंपोर्टेंट रिफ्लेक्स है, उनकी इमेज भी आगे मैं आपको कंटिन्यू सॉल्व करवा दूंगा। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है। अब ये एक बच्चा है, इसके अंदर बहुत सारी डिजीज आपको दिखाई दे रही है सर। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत कुछ आपको हानि हो सकती है। जो एक फीमेल होती है उसको बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, जब किसी फीमेल के अंदर एक एलिजिबल कपल होता है, उसकी नई नई शादी होती है, तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव करना अगर वो चाह रही है, अगर वो वांटेड प्रेगनेंसी, एक होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी, वांटेड प्रेगनेंसी, अगर वो चाह रही है भी मुझे बच्चा कंसीव करना है, तो उसको बिफोर 1 मंथ पहले क्या कर देना चाहिए भाई। अब देखो धीरे धीरे हिंट दे रहा हूं, आप समझ जाओ ये इमेज किसकी है। 1 मंथ पहले आप क्या स्टार्ट कर दोगे, 1 मंथ पहले आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, आयरन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की क्या है टेबलेट आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। छोटी सी कमी की वजह से विटामिन B9, यानी इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, विटामिन B9 को क्या बोला जाता है, फोलिक एसिड। तो ये किस विटामिन की कमी से होती है, कौन सी डिजीज होती है, जो जिसके अंदर सारी जो डिजीज है, एक स्लाइड के अंदर क्लियर कर देता हूं, ये सारी जो डिजीज है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन B9। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B9 की कमी से कौन कौन सी होती है, तो देखो ये जो बच्चा है, इस बच्चे के ऊपर वाला स्कल एब्सेंट है, स्कल पूरा एब्सेंट है, यानी बच्चे के खोपड़ा बना ही नहीं है, उसको बोलते हैं एनेन्सेफेली, ठीक है सर। दूसरा होता है क्रेनियोचियसिस, जिसके अंदर पूरा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है पूरे एब्सेंट होते हैं बच्चे के अंदर, उसको बोलते हैं क्रेनियो
रेचियसिस, क्रेनियो रेचियसिस बोलते हैं। उसके बाद में ओपन स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा ओक्लटा सिस्टिका, आपको दोनों को पता है, तो इसके अंदर टफ ऑफ हेयर है, तो ये क्या स्पाइना बाइफिडा है सर। आगे बात करते हैं और कौन सी होती है, एनेंसेफेलोसील, यानी एनेंसेफेलोसील का मतलब होता है, एनेंसेफेलोसील मतलब यहाँ पे जो बच्चा है इसके अंदर मेनिजेज है जो बाहर की तरफ रोटेट हो गई, तो उसको बोलेंगे एनन सेफेलोसील बोल सकते हैं, एननकेफेलोसील भी बोला जा सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद में स्पाइनल बाइफिडा, क्लोज स्पाइनल बाइफिडा, एक होती है एननकेफेले, ठीक है। ये सारी जो है किसकी वजह से होती है, विटामिन B9 की वजह से होती है। एननसेफेली डिजीज भी होती है, एननसेफेली आ गई, क्रेनियो रेचियसिस आ गई, ओपन स्पाइना बाइफिडा, ओक्लटा सिस्टिका, मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील, ऑलमोस्ट डिजीज आर ड्यू टू द विटामिन B9 इन ए बेबी। अगर बेबी के अंदर विटामिन B9 की कमी होती है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है भाई, ये सारी डिजीज देखने को मिलती है। विटामिन B9 की कमी से तो ठीक है सर, फिर विटामिन A की कमी से कौन सी डिजीज होती है, धीरे धीरे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। विटामिन कौन सी की कमी से, विटामिन जो ए होता है, कौन सा भाई, विटामिन ए की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। विटामिन ए, विटामिन की बात करें तो विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। बच्चे के अंदर अर्ली साइन जीरोफ्थेल्मिया देखने को मिलता है, क्लासिकल साइन बाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है। और विटामिन ए के 9 मंथ पे, 18 मंथ पे, 24 पे, 36 पे, 42 पे, 54 पे, 60 पे, 5 साल तक का बच्चा होता है उस टाइम तक बच्चे को क्या लगाते हैं, विटामिन ए दिया जाता है। और 9 मंथ पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर पहली बार बच्चे को विटामिन ए दिया जाता है। तो विटामिन ए पूरा हुआ स्वाहा। उसके बाद में विटामिन दूसरा जो आता है, विटामिन ए के बाद में विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी से क्या देखने को मिलता है, ऑस्टियोमलेसिया और रिकेट्स देखने को मिलता है। एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेसिया, बच्चे के अंदर रिकेट्स जो डिजीज है वो देखने को मिलती है। विटामिन जो ई है इसके अंदर स्टेरिलिटी आती है, बिल्कुल आती है। के से क्या होता है, के है वो विटामिन जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7 और 9 और 10 को क्या करता है, एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है सर। विटामिन बी की बात करूं तो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। बी क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से थायामीन, यानी अल्कोहल वाले पेशेंट के अंदर उसके अंदर मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। विटामिन B1 की कमी से थायामीन डिजीज होती है। थायामीन का मतलब जिस बंदे के अंदर थायामीन की कमी होगी उसके अंदर वर्निकेज एनकेफेलोपैथी एंड कोरासकोफ सिंड्रोम जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, जिससे जो पेशेंट होता है उसके होठ होते हैं वो कट फट जाते हैं, वो विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, नियासिन, नियासिन की कमी से क्या होगा भाई, 4D साइन, 4D साइन किसी विटामिन B3 की कमी से। 4D साइन मतलब डायरिया, लूज मोशन की दुकान बन जाएगा। डर्मेटाइटिस यानी चमड़ी उसकी उखड़ जाएगी पूरी। डिमेंशिया मतलब उसके जो मेमोरी है उसका भी लॉस देखने को मिलेगा और लास्ट में पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ भी देखने को मिलते हैं विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B5 क्या बोलते हैं भी, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। टिंगलिंग एंड नम सेंसेशन देखने को मिलता है। विटामिन B6 होती है, विटामिन B6 आइसोनियाजाइड, जो टिब्बी की टैबलेट दी जाती है वो क्या करवाती है, विटामिन B6 की कमी करवाती है। विटामिन B6 की कमी से भी टिंगलिंग एंड नम सेंसेशन आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन B7 बायोटीन, क्या बोलते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। विटामिन B9 जिसकी हमने बात की थी, फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को मतलब हुआ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाले बच्चे की जो पूरा ढांचा होता है वो क्या है, पूरा नहीं बनता है, तो वो होता है विटामिन B9 की कमी से। विटामिन B12 की बात करूं तो साइनोकोबालामिन बोलते हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सी जो एनीमिया देखने को मिलता है, तो भाई पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। पर्नीशियस एनीमिया का एक इलाज होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है भी आप इसको बचा सको। सीलिंग इसके अंदर टेस्ट किया जाता है, मोर इंपोर्टेंट जो टेस्ट है उसको बोलते हैं सीलिंग टेस्ट, ठीक है सर। ये सारे मैंने विटामिन कर दिए स्वाहा, एक ही स्लाइड के अंदर सारे विटामिन मैंने वर्बली आपको पूरे बता दिए। जो क्वेश्चन बनते हैं, बनने की संभावना है, तो विटामिन B9 की कमी से कौन कौन से होते हैं भैया, बच्चे के अंदर जो रोग है ये मैंने बता दिया। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर ये सारी बातें हो गई क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल है कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन ए नर्स, यानी व्हाट क्या करेगी भाई, फर्स्ट कौन सा फर्स्ट एक्शन लेगी, क्या फर्स्ट एक्शन लेगी ए नर्स, जो भाई साहब नर्सिंग ऑफिसर है या नर्स है वो क्या एक्शन लेगी, शुड टेक, कब, जब बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, ए ट्यूब फीडिंग करवानी है टू ए इन्फेंट। इन्फेंट मतलब क्या होता है, 28 दिन से लेके 1 साल तक का बच्चा है उसको क्या करना है भाई, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है या कोई भी ट्यूब है वो लगानी है, तो उससे पहले क्या आपको फर्स्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या करोगे भाई, उस ट्यूब के अंदर इरिगेट द ट्यूब विद वाटर, आप जैसे ही जो ट्यूब है उसको इरिगेट करोगे विद वाटर के साथ में। बी ऑप्शन है आपका, ऑफर करोगे बच्चे को एक पेसिफायर टू द इन्फेंट, बच्चे को एक आर्टिफिशियल जो निप्पल होता है उसको क्या बोलते हैं, पेसिफायर बोलते हैं, वो आप ऑफर करोगे। सी ऑप्शन है आप स्लोवली इंस्टिल करोगे 10 ml फॉर्मूला, आप क्या करोगे, सी जो ऑप्शन है वो स्लोवली आप पुश करोगे, क्या पुश करेंगे भाई, इंस्टिल
10 ml ऑफ फॉर्मूला। डी ऑप्शन आपका है प्लेस करेंगे द इन्फेंट इन टेंडर ब्लड पोजीशन, बच्चे को पोजीशन दी है, इसके अंदर पोजीशन ये नहीं दी जाती है भाई। जब भी आपको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगानी होती है, एनजी जो ट्यूब लगाते हैं, एनजी ट्यूब के अंदर क्या करते हैं आप, एनजी ट्यूब के अंदर बच्चे का हेड ऑफ बेड एलिवेटेड होना चाहिए। बच्चे का जो हेड ऑफ बेड है वो क्या होना चाहिए भाई, एलिवेटेड होना चाहिए, बिल्कुल सर एलिवेटेड होना चाहिए। दूसरी हम क्या चेक करेंगे, बच्चे की जो ट्यूब है वो कहां तक लगी है या कहां पर लगी है, तो यानी उसकी लोकेशन वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। तो भाई इरिगेट करेंगे द ट्यूब को विद वाटर, ये तो बिल्कुल खोटा आंसर है, बिल्कुल नहीं करेंगे। बी ऑप्शन है ऑफर ए पेसिफायर टू द इन्फेंट, हो भी सकता है। सी ऑप्शन आपका स्लोली इंस्टिल करेंगे, बिल्कुल 10% फॉर्मूला, ये भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल खोटा आंसर है। पोजीशन तो बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि पोजीशन इसके अंदर हेड ऑफ बेड है वो एलिवेटेड रखते हैं बच्चे का, तो हम बच्चे को क्या कर देंगे, पेसिफाई टू द इन्फेंट, बच्चे को एक आर्टिफिशियल निपर दे देंगे, शक करता रहेगा बच्चा, उसको बोलते हैं, ठीक है, पेसिफायर। तो आपका ऑप्शन अब बी ठीक होने वाला है। नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है बच्चे के 27 28 या प्री मैच्योर बच्चा हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर बच्चे को सर्वाइव कराने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का उपयोग किया जाता है। क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल है कि विच नर्सिंग इंटरवेंशन, भी कौन सा, विच मतलब इनमें से कौन सा, नर्सिंग इंटरवेंशन मतलब बचाव है, प्रोवाइड दी मोस्ट सपोर्ट दी पेरेंट्स, कौन सा इंटरवेंशन बचाव करेंगे, प्रोवाइड टू मोस्ट सपोर्ट कर रहा है, जो सपोर्ट किसको कर रहा है, पेरेंट्स को, ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चा है विद इन ओबिवियस फिजिकल एनोमली। अब बताओ इस बच्चे के अंदर भी क्या है, बहुत सारी कंजेनिटल माल फॉर्मेशन है, ठीक है सर, या बच्चे के अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी या माल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो माल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो हम इस सारे जो आपको दिखाए गए हैं इनमें से क्या करोगे भाई, हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, हम जो माँ बाप है उसको थोड़ा साहस देंगे या उससे पूछेंगे भी और आप क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हो, ये बोलेंगे। बी ऑप्शन है डिस्करेज करेंगे, हम उसको क्या है जो साहस मतलब उसको बुलाने की जो कोशिश करेंगे, उससे बुलवाने की कोशिश करेंगे। कोई भी पेशेंट होता है तो हम उसको सामने वाले का पूरा एस्पेक्ट पूरा उनसे जानेंगे, खुद नहीं बताएंगे उसको, ठीक है। डिस्करेज का मतलब आप उसको फ्रॉम द टॉकिंग अबाउट देयर बेबी, हम क्या करेंगे उसको कुछ भी बोलने ही नहीं देंगे उसके बेबी के बारे में, ये तो बिल्कुल खराखर खोटा सवाल है। सी ऑप्शन आपका एश्योर देम नॉट टू वरी, हम क्या करेंगे एश्योर, हम श्योर नहीं है, देम नॉट टू वरी बिकॉज एनोमली कैन बी रिपेयर्ड, हम क्या है बिल्कुल श्योर हैं कि नोट बी वरी, चिंता मत करो, बिकॉज एनोमली कैन बी रिपेयर, भी ये तो गारंटी देने वाली बात होगी, सरासर गारंटी दे रहे हो आप बच्चे की भी जिसके अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप बोल रहे हो ये श्योर बात है भी हम क्या कर देंगे इसको रिपेयर कर देंगे, तो ये भी खोटा आंसर हुआ। हम बाद में अगला जो आपका है वो है शो करेंगे दी पोस्ट ऑपरेटिव, शो क्या करेंगे, हम आगे बोल रहा है डी ऑप्शन के अंदर शो करेंगे दी पोस्ट ऑपरेटिव, जब ऑपरेट हो गया उसके बाद में फोटोग्राफ दिखा देंगे ऑफ इन्फेंट हु हैड सिमिलर एनोमली। बताओ ये भी फोटोग्राफ दिखा रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, कहां फोटोग्राफी कर रहे हो भाई, लेफ्ट फोटो खींच, ये काम नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो हम क्या करेंगे उससे एक्सप्लेन, उसके माँ बाप जो है बच्चे के पेरेंट्स है उनसे क्या करवाएंगे, कंसर्न करेंगे, यानी एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न। ओके, तो ए ऑप्शन को क्या कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। तो 6 नंबर सवाल भी आपका क्या हुआ, स्वाहा, यानी इसके अंदर पूरे एप्लीकेबल क्वेश्चन है। पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर जितने भी एप्लीकेबल क्वेश्चन बनते हैं नॉट सेट 9 के अंदर, सॉरी 10 के अंदर बनने की संभावना है, सभी को डिस्कशन एक एक करके मैं आपके साथ कर रहा हूं। नेक्स्ट सवाल है आपके साथ, ये आपको एक इमेज दी गई है, ये इमेज आपको फाइंड आउट करनी है भाई। ऑप्शन आपके पास 4 है, ये एक सीटी स्कैन की इमेज है, किसकी इमेज है भाई, ये सीटी की इमेज है, सीटी कॉन्ट्रास्ट टेस्ट बोलते हैं उसको, सीटी के अंदर एमआरआई को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज बोला जाता है, सीटी मैग्नेटिक एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज बोलते हैं। तो भाई ये है सिटी, सिटी के अंदर आपको क्या दिखाया गया है, किसकी है, आपका ए ऑप्शन है ब्रेन हेमरेज की है, आपका बी ऑप्शन है भाई हाइड्रोसेफेलस की है, सी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस की है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है। पहले तो इनका मतलब समझो, तो ब्रेन हेमरेज क्या होता है, कोई भी वेसल्स है वो फट गई और वहीं आपका ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो गया, तो उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। मैंने कल बताया था आपको, स्ट्रोक जब पढ़ाया था, स्ट्रोक के अंदर इस्केमिक स्ट्रोक बताया था, दूसरा मैंने हेमरेजिक स्ट्रोक बताया, तो हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर कौन आता है, ब्रेन हेमरेज आता है। बी ऑप्शन है हाइड्रोसिफिलस का मतलब है बच्चे के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, कहां पर, या जो सीएसएफ है उसका या तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया या तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया या इसका एब्जॉर्प्शन है वो कम हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है हाइड्रोसिफिलस देखने को मिलता है। तो सीएसएफ की मैं बात करूं तो सीएसएफ होता है वो सीएसएफ
कितना होता है टोटल जो CSF होता है 720 ml होता है। टोटल कितना होता है 720 ml CSF होता है, जिसके अंदर से 600 ml क्या हो जाता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब होने के बाद में अब देखो उसके बाद में 120 ml है वो इसके अंदर दौड़ता रहता है भाई, ठीक है। तो टोटल कितना होता है 720 होता है, 0.5 ml पर मिनट बनता है। CSF कितना बनता है अब 0.5 ml पर मिनट बनता है, 30 ml पर ओवर बनता है, और 720 ml है वो 24 घंटे के अंदर बनता है। अगर इस सारी रेंज के अंदर गड़बड़ हो जाए, अगर इसका क्या हो जाए एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, यानी ये क्या है एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, दूसरा इसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे, तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेन के अंदर पानी भर जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर बच्चे के जो वेंट्रिकल है वो फूल गए। ये देखो ये जो बच्चे के वेंट्रिकल ये फूल गए, तो ये जो सिटी है ये किसकी हाइड्रोसिफिलिस की है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन मेनिंजाइटिस नहीं है। मेनिंजाइटिस क्या होती है आपका ब्रेन है उसको कवर करने वाली एक लेयर होती है जिसको मेनिंजाइटिस मेनिंजेस बोलते हैं, और मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उसके बाद में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाए तो ऐसा भी नहीं है। ये जो सिटी है आपकी किसकी है हाइड्रोसिफिलिस की सिटी है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल आपके पास ये है कि व्हेन पिक अप ए पेरेंट ऑफ द नर्स एन 8 month old infant scream and seem to be in a pain, यानी हमने क्या किया वैन जब पिकअप किया एक पेरेंट्स है वो एक बच्चे को लेके आई, जो बच्चा है वो 8 मंथ का है। कितने मंथ का है भाई 8 मंथ का है, ओल्ड इन्फेंट है, बिल्कुल ठीक बात है सर। स्क्रीम एंड सीम आपने देखा उसके अंदर टू बी इन ए पेन, उस बच्चे को क्या हो रहा है भाई पेन हो रहा है। आफ्टर ऑब्जर्विंग जब आपने ऑब्जर्व की बात को तो दिस बिहेवियर ये जो आपका व्यवहार है व्हाट शुड दी नर्स डिस्कशन विद द पेरेंट्स। अब इसको जो बात आपने देखी भी एक 8 मंथ का बच्चा आपके पास आया, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टेड हो, वहां पर बच्चा आया 8 मंथ का। 8 मंथ का जो बच्चा है आपने देखा वो बच्चे को पेन हो रहा है। अब पेन हो रहा है तो आप इसको जो उसके पेरेंट्स है उसके साथ में किस तरीके से डिस्कशन करेगी नर्स, या क्या पूछेगी उनसे। तो ए बोलेगी द एक्सीडेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिवेंशन, यानी एक्सीडेंट जो नर्स है वो क्या बोलेगी एक्सीडेंट जस्ट 1 सेकेंड भाई, जस्ट 1 सेकेंड। एक्सीडेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द देयर प्रिवेंशन, हम क्या करेंगे एक्सीडेंट से होने वाले इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे। बी है लिमिटिंग प्ले, जो बच्चा है वो खेल रहा है लिमिटिंग प्ले विद द अदर चिल्ड्रन इन द फैमिली, बच्चे को लिमिट कर देंगे यानी थोड़ा टाइम उसका कम कर देंगे, कब जब दूसरों के साथ खेल रहा है उस टाइम को कम कर देंगे। सी ऑप्शन है एनी अदर बिहेवियर दैट द पेरेंट्स मे हैव नोटिस, एनी और पूछेंगे भी उन पेरेंट्स से बात करेंगे आपने कोई बच्चे के अंदर दूसरा बिहेवियर नोटिस किया है क्या बच्चे के अंदर। डी ऑप्शन आपको फूड एंड स्पेसिफिक विटामिन दिस शुड बी गिवन टू द इन्फेंट, उस बच्चे को स्पेसिफिक फूड प्राप्त ये नहीं देने की जरूरत है, उस बच्चे के लिए उस पेरेंट्स से बात करेंगे भी आपने जब बच्चे को पेन हो रहा है उस कंडीशन के अंदर कोई दूसरा बिहेवियर है वो नोट किया है या नहीं किया है, ये आप उससे क्या है डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल है एक वीक का ओल्ड इन्फेंट है, बच्चा है, हैज बीन इन द पीडियाट्रिक यूनिट फॉर एक वीक, यानी एक वीक का बच्चा है, ओल्ड इन्फेंट है, ठीक है, हैज बीन इन द पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर आता है। 18 आवर्स फॉलोइंग प्लेसमेंट ऑफ स्पाइका कास्ट, ठीक है, अभी स्पाइका कास्ट है बिल्कुल लगा हुआ है। द नर्स ऑब्जर्व कर रही है ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीवर देन 24 ब्रीथ पर मिनट, एक बच्चा है वो आया, ठीक है, एक वीक का बच्चा है, उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो 24 ब्रीथ पर मिनट है। नो अदर चेंजेस आर नोटेड, इसके अलावा उसके अंदर कोई भी जो अदर चेंजेस है वो नोट नहीं किया है। बिकॉज द इन्फेंट इज अपेरेंटली well the infant is apparently well the nurse does not report of document the slow respiratory rate। अब नर्स ने क्या किया देखा भी पेशेंट की जो है जो बच्चा है उसकी जो ब्रीथिंग रेट है 24 ब्रीथ पर मिनट है, और नॉर्मल होनी कितनी चाहिए भी 30 से 60 होनी चाहिए, एवरेज 40 होनी चाहिए। अब ये गड़बड़ है, और ये गड़बड़ तो है लेकिन उस नर्स ने नोटिफाई नहीं की, डॉक्यूमेंटली नहीं किया उसने। स्लो द रेस्पिरेटरी रेट, अब देखो सीवियर रेस्पिरेटरी रेट, सीवियर overs later the infant experience severe respiratory distress and emergency care is necessary। इसके अंदर क्या है emergency care आपको क्या है necessary जो आपको देनी है, it should be considered is a legal action is taken, उस नर्स के खिलाफ आप लीगल एक्शन क्या लेने वाले हो, इसका डिस्कशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये तो आपका पूरा सवाल था, मैं आम भाषा में आपको बताऊं तो 18 यानी एक मंथ का बच्चा है, सॉरी एक वीक का बच्चा है, आपके पास आया 18 घंटे पहले, जब आपने देखा स्पाइका कास्ट उसको लगाता था, उसकी ब्रीथ जो 24 ब्रीथ पर मिनट उसकी क्या थी रेस्पिरेशन रेट थी, जो नॉर्मल 30 से 60 होनी चाहिए, एवरेज 40 होनी चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे डॉक्यूमेंटली उसने नर्स ने की नहीं। अब बताओ उस नर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, तो क्या एक्शन लेना चाहिए, मोस्ट इन्फेंट
रेस्पिरेशन आर स्लो व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। बताओ जब बच्चा अनकंफर्टेबल है तो बच्चे की रेस्पिरेशन रेट है वो स्लो हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि अनकंफर्टेबल होगा तो बच्चे की स्लो नहीं होगी, रेट ज्यादा होगी, बच्चे को टैकिकार्डिया होगा। दूसरा, द रेस्पिरेशन ऑफ यंग इन्फेंट आर इनरेगुलर सो ए ड्रॉप इन रेट इज अनइंपॉर्टेंट। बताओ जो रेस्पिरेशन रेट डाउन हुई है 24 ब्रीथ पर मिनट है वो इनरेगुलर तो है, ठीक है सर, ड्रॉप इन रेट इज अनइंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है अनइंपॉर्टेंट नहीं है, तो बी ऑप्शन भी आपका खोटा है। सी ऑप्शन है वाइटल साइन दैट आर आउटसाइड द एक्सपेक्टेड पैरामीटर एंड सिग्निफिकेंट शुड बी डॉक्यूमेंट। भी वाइटल साइन के साथ में कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम उसको क्या करेंगे भाई, सिग्निफिकेंट करेंगे, शुड बी डॉक्यूमेंटली करेंगे। बिल्कुल सत्य बात, 100% सत्य बोला है। भी जो भी गड़बड़ होती है वाइटल साइन के अंदर तो हम उसको क्या कर देंगे, नोटिफाई करेंगे। डी ऑप्शन है द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ यंग इन्फेंट इज अंडर डेवलपमेंट अंडर देयर रेस्पिरेटरी रेट इज सिग्निफिकेंट। ये भी डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट है। क्या है सी ऑप्शन के अंदर, ये बताया गया है, सी ऑप्शन के अंदर ये बताया गया है भी हम क्या करेंगे, वाइटल साइन है मोर इंपोर्टेंट होते हैं, अगर इसके साथ में कोई गड़बड़ होती है तो हम भैया जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगला जो आपके पास 10 नंबर सवाल है, इसके अंदर बताया गया है आपको बूट शेप हार्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, ये एक्सरे है, इसके अंदर बूट शेप हार्ट आपको दिखाया गया है। बूट शेप हार्ट का मतलब क्या हुआ भाई, बूट शेप हार्ट का मतलब है किस डिजीज के अंदर, तो टोफ डिजीज होती है, टोफ जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको क्या मिलता है भाई, टोफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट के अंदर है जो आपको ये डिजीज देखने को मिलती है, यानी राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी हो जाए उस कंडीशन के अंदर ओवर राइडिंग ऑफ एवोटा, ओवर राइडिंग ऑफ एवोटा हो जाए तो वहां पर टोफ डिजीज देखने को मिलती है। हार्ट शेप, बूट शेप इसका क्लासिकल सिम्टम होता है, तो ये टोफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट की इमेज है भाई। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल है व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट मीट ए मेजर डेवलपमेंट नीड ऑफ ए न्यू बॉर्न इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, यानी व्हाट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है वो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की स्लाइड का, बाकी करेंगे कल, इनमें से बच गए उतने क्वेश्चन कल करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन, भाई नर्सिंग इंटरवेंशन या बचाव क्या है, बेस्ट मीट ए मेजर डेवलपमेंट नीड ऑफ ए न्यू बॉर्न इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हुआ तो बच्चे को इमीडिएट नीड क्या है, गिव ए पेसिफायर टू द इन्फेंट, बच्चे को ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव होते ही पेसिफायर दे देंगे। बी ऑप्शन है पुटिंग ए मोबाइल ओवर द इन्फेंट स्क्रिब, बच्चे के जो बेड है उसके ऊपर मोबाइल लटका देंगे, बताओ खेलने वाला। सी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग द इन्फेंट विद ए सॉफ्ट कडली टॉय, बच्चे को प्रोवाइड करा देंगे सॉफ्ट कडली टॉय, बताओ। डी ऑप्शन है वार्मिंग द इन्फेंट फॉर्मूला बिफोर फीडिंग, क्या करेंगे, गर्म करेंगे जब बच्चे को फीड करवाना होता है, तो ऐसा नहीं करते हैं, अगर गर्म करके पिलाओगे तो बच्चे को डायरिया हो जाएगी, आंत में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। प्रोवाइड द इन्फेंट सॉफ्ट कडली टॉय भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। पुटिंग मोबाइल कवर ये भी नहीं लगाएंगे, हम बच्चे को पेसिफायर, सेम फॉर्मूला है पीछे वाला, बच्चे को पेसिफायर दे देंगे। तो आज की स्लाइड के अंदर 11 क्वेश्चन मैंने डील किए, इसी स्लाइड को कल करेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए, कल दोबारा मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, इसी स्लाइड के साथ में दोबारा जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।